हेलो बच्चों, अगर आप बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर सेकंड देने वाले हैं तो यूनिट 7 के ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम पेपर में इन क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। यूनिट 7 का नाम है सरफेस केमिस्ट्री और पेपर सेकंड का नाम तो आपको याद है, केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। चलिए देख लेते हैं यूनिट 7 के वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, लैंगम्यूर अधिशोषण समताप के अनुसार बहुत उच्च तापमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लैंगम्यूर अधिशोषण समताप के अनुसार बहुत उच्च तापमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा इंग्लिश हिंदी दोनों में है। जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो, जिनको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लो। अकॉर्डिंग टू द लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एट वेरी हाई टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्बेड। चलिए देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। अरे यार, क्योंकि पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है तो इसके ऑप्शन भी बड़े लंबे लंबे दे रखे हैं। यहाँ पे ए पे टिक लगा दो, बेझिझक ए पे टिक लगा दो। एक निरंतर सीमित मूल्य तक पहुंचता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, चारों अच्छे लगते हैं। कभी कभी तो मन करता है कि चारों पे लगा दें, पर चुनना हमें एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं अब। किसकी अवस्था में अधिशोषण बहुपर्तीय होता है? किसकी अवस्था में अधिशोषण बहुपर्तीय होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए पे टिक लगाओ, भौतिक अधिशोषण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब तापमान कम किया जाता है और दबाव बढ़ाया जाता है तो ठोस पर गैस का अधिशोषण। अब जरा अधिशोषण पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घटता है या बढ़ता है? जल्दी फटाफट तेजी से राइट ऑप्शन बताओ, इसका कौन सा होगा। बी पे आप टिक लगा दो, बढ़ता है। जितना आप ताप कम करोगे अधिशोषण बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि आपकी थ्योरी मजबूत होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ठोस की सतह पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन ठोस की सतह पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करता है? चाहे वो तापमान हो या दाब हो या फिर तुम्हारे पास गंभीर तापमान हो। अरे वाह बेटे, गंभीर मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको आप बोलते हो क्रांतिक तापमान हो। ये सब के सब प्रभावित करते हैं, मतलब ऑल ऑफ दीज। डी पे आप टिक लगा दो, बेझिझक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण के लिए log x/n बनाम log p का एक प्लॉट बराबर ढलान वाली एक सीधी रेखा देता है। ठीक है, एक सीधी रेखा देता है, इंग्लिश में पढ़ लो अच्छे से। ए प्लॉट ऑफ log x/m vs log p फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन ए सॉलिड गिव्स ए स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इक्वल 1/n का नाम सुना है आपने? हैं, नहीं सुना ना बेटा, सुन लो, खतरनाक है, पेपर में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बी पे टिक लगा दिया। फ्रेंडलिक अधिशोषण सप्तापी में 1/n का मान होता है 0 तथा 1 के बीच में। ये ध्यान देना कितना होता है, कहाँ पे ढूंढो जरा। जी आएगा, सी पे आप टिक लगा दो, बेझिझक। अरे यार, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह कोई नहीं है, ऐसे मान के चलो। लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी धारण का उपयोग करके निष्कर्ष निकलता है, यानी कि लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी धारण का उपयोग करके निष्कर्ष निकाला जाता है। लैंगम्यूर लिखा हुआ मिलेगा, लैंगमोहर लिखा हुआ मिलता है। हिंदी में सोचा कई नाम से जाना जाता है, मैं सही बताऊं तो तुम्हें इस चीज़ को। ठीक है, इन दोनों में से कोई नहीं है। चलिए तीसरा ऑप्शन बढ़ते हैं आगे को। हाँ, इज द राइट ऑप्शन। अधिशोषण स्थल कणों की क्षमता के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिशोषण की प्रक्रिया है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। तो ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ए पे टिक लगा दो, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब उष्मा क्षेपी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अधिशोषण वह परिघटना है जिसमें कोई पदार्थ, आज पूरे 100 क्वेश्चन लिए हैं। अधिशोषण वह परिघटना है जिसमें कोई पदार्थ, अरे यार, अधिशोषण वह परिघटना है जिसमें कोई पदार्थ, वाह बेटे वाह, दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा होता। आगे बढ़ लें या इसी पे टिक लगा दें? इसी पे टिक लगा दो। जैसे आपके कपड़ों पर धूल का जमा होना, समझ गए? कपड़े तो पहन, अरे यार चलो छोड़ो, तो आपके कपड़ों पर धूल का जमा होना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोर्प्शन वह शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है। देखो सोर्प्शन जो होता है ना, उसमें अधिशोषण भी होता है और अवशोषण दोनों होते हैं। तो यहाँ पर आप सी पे टिक लगाओ,
ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत छोटा क्वेश्चन है। ठोस सतह पर गैसों का भौतिक अधिशोषण किसके द्वारा होता? वही ये जो क्वेश्चन है ये मैंने अपने आप से नहीं लिए हैं, अगर सोच रहे हो यार अपने माइंड से बना के मैंने लिखे हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन। अब सोच लो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए तैयारी बड़ी मजबूत होनी चाहिए, जहां से पूछ ले वहां से कर दो। ये ले, ठोस सतह पर गैसों का भौतिक अधिशोषण किसके कारण होता है? वो हमेशा वंडरवाल फोर्स द्वारा होता है। जब धूल हमारे कपड़ों पे लगती है तो वहाँ पे वंडरवाल फोर्स यानी कि भौतिक बल काम करता है। जब झाड़ोगे तो धूल हट जाएगी, कपड़ा आपके हाथ में आ जाएगा। क्यों है नहीं ये बात? अरे यार तुम्हें ता बताऊँ इस चीज़ के बारे में, बात समझ में नहीं आनी यार। भौतिक अधिशोषण की दर किसके साथ बढ़ती है? भौतिक अधिशोषण की दर किसके साथ बढ़ती है? सतह क्षेत्रफल के कमी पे, दबाव की कमी पे, तापमान की वृद्धि पे, तापमान में कमी पे। तो बेटा देखो, दो, दबाव में कमी, सतह क्षेत्रफल में कमी। सी और डी ये किसी कीमत पे हो नहीं सकते। तापमान में वृद्धि, आए हाय 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 हाय, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ रखा है अगर आप ताप कम करोगे, दाब बढ़ाओगे तो अधिशोषण क्या होता है? बढ़ता है। तो यार ए तापमान में कमी, डिक्रीज इन टेम्परेचर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कौन से कोलाइड विलायक तापन है? सोल्विंग हीटिंग है। कौन से कोलाइड विलायक तापन है? विलायक तापन का मतलब समझते हो ना, ये नहीं कि हाथ ताप रहे हैं सामने बैठ के, ठीक है। इसका मतलब है बी पे आप टिक लगाओ, ल्यूफोबिक, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिसाइल का निर्माण किसके ऊपर ही होता है? मिसाइल का निर्माण किसके ऊपर ही होता? उल्टा तापमान, बॉयल का तापमान, एल गंभीर तापमान, एंड क्राफ्ट का तापमान। तो यार मिसाइल का निर्माण किसके ऊपर होता है? तो वो है तुम्हारे पास क्राफ्ट का तापमान, ठीक है, क्राफ्ट टेम्परेचर। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्रवरागी क्लोराइड का उदाहरण नहीं है? कौन द्रवरागी क्लोराइड का उदाहरण नहीं है? ये देख रहे हो ना, डी नंबर, चांदी का घोल। चांदी का घोल ये लायोफोबिक होता है, नॉट लायोफिलिक, बाकी सब लायोफिलिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। निम्न में से कौन कोलाइडी विलयन नहीं है? इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ते रहना, आपको बताना विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कोलाइडियल सॉल्यूशन। धुआं कर देंगे, स्मोक, हवा, स्याही, खून। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, भूल गया यार। हाँ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कोलाइडियल सॉल्यूशन। एक ऐसी चीज़ है जो कोलाइडी विलयन नहीं है, एक ऐसी चीज़ है जो कोलाइडी विलयन नहीं है। हवा जो है वो एक कोलाइडियल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं मेरे दोस्तों। कोलाइडी तंत्र में परिक्षेपण माध्यम की वैद्युत क्षेत्र में गति को कहते हैं। कोलाइडी तंत्र में परिक्षेपण माध्यम की वैद्युत क्षेत्र में गति को कहते हैं, ठीक है। द मोमेंट ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम इन ए कोलाइडल सिस्टम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। तो इज कॉल्ड, राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ठीक है, वैद्युत परासरण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, इसका क्या कारण है? आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ठोक दो। प्रकाश का प्रकीर्णन। एक कोलाइडी सोल का स्कंदन निर्भर करता है। स्कंदन क्या होता है? स्कंदन क्या होता है भाई? परिभाषा याद है स्कंदन की, एक कोलाइडियल सॉल्यूशन, द कोगुलेशन ऑफ ए कोलाइडियल सोल डिपेंड्स ऑन एनायन व कैटायन की संयोजकता पर, विलयन के पीएच पर, वैद्युत बट्टे मिलाने की दर पर। काय पे डिपेंड करता है? ए पे टिक लगाओ, वैलेंसी ऑफ एनायन एंड कैटायन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच इलेक्ट्रोलाइट इज लेस्ट इफेक्टिव इन कोगुलेटिंग फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल का स्कंदन करने में कौन सबसे प्रबल विद्युत भट्टे है? तो जिसमें कौन सबसे अधिक प्रबल विद्युत भट्टे है यार? तो सबसे अधिक प्रबल विद्युत भट्टे कौन सा होगा इसमें? है भाई यार, इसमें तो KVR इज द राइट ऑप्शन दिखा रहा है, KVR। ओए होए, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल का स्कंदन करने में कौन सबसे प्रबल विद्युत भट्टे सबसे कम है यार? तभी तो कह रहा हूँ यार, सदा मैटर क्या चल रहा है यहाँ। फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल का स्कंदन करने में वैद्युत भट्टे सबसे कम प्रभावी है, तो वो KVR इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। सबसे प्रबल जिसमें सबसे ज़्यादा आयनों की संख्या होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्न में कौन टिंडल प्रभाव दर्शाता है? निम्न में कौन टिंडल प्रभाव दर्शाता है? देखो, वास्तविक विलयन कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। यहाँ पे कोलाइडियल विलयन जो होता है ना, वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। ऊपर उस सब पे मत मार देना, कभी सब पे ठोक दो।
जिलेटिन बहुधा आइसक्रीम के व्यापक निर्माण में प्रयोग किया जाता है, इसका कारण है, यानी कि स्थायित्व प्रदान करना, आइसक्रीम को स्थायित्व प्रदान करना, ये ना कि फ्लेवर को बेहतर बनाना, मिश्रण को ठोस बदलने में, इस सी पे टिक लगाओ, कोलाइड को स्थायित्व प्रदान करने में। जिलेटिन का काम इतना ही होता है बस। दूध की कुछ बूंदें निम्न को मिलाकर सुरक्षित किया जा सकता है, दूध की कुछ बूंदें निम्न को मिलाकर सुरक्षित किया जा सकता है, ऐसा होना चाहिए था। दूध को निम्न की कुछ बूंदें मिलाकर सुरक्षित किया जा सकता था। ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड बाई, तो यहाँ पे टिक लगा दो फॉर्मेल्डिहाइड विलयन, ठीक है, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड का विलयन होता है ना, ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में कोलाइडी कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, ठीक है, ये सबको पता है। 25 ठोस सोल है, ठोस है बड़ा भैया, ठोस सोल है। ठोस सोल कौन सा है जल्दी बताओ। ठोस सोल रंगीन कांच जो है ना वो ठोस सोल होता है, ठीक है। पायस क्या होते हैं, द्रव में मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, पायस कैसे हैं, जैसे दूध भी हमारा क्या है, एक पायस है। धुआं, तो यहाँ पे पायस जो है ना, दूध इसमें है ऑप्शन, तो सी पे टिक लगा दो, बेझिझक राइट ऑप्शन है। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्राउनी गति निम्न का कारण होता है, ब्राउनी गति निम्न के कारण होती है। कणों का आकार, बात सही है, कणों के आकार पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे कणों का आकार बढ़ता है ब्राउनी गति धीरे धीरे कम होती रहती है, और जब कणों का आकार बहुत ज़्यादा होता है ब्राउनी गति समाप्त हो जाती है। कणों की टक्करों पर भी डिपेंड करती है। ए और बी दोनों पे टिक लगा दो, बेझिझक ब्राउनियन मोशन, ठीक है। आर्सेनिक सल्फाइड सोल है, आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3, जो आर्सेनिक सल्फाइड सोल है वो क्या है, आर्सेनिक सल्फाइड सोल धन सोल है, उदासीन सोल है, ऋण सोल है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ये ऋण आवेशित सोल होता है आर्सेनिक सल्फाइड, मेरे ख्याल से है भाई, ऋण आवेशित सोल होता है ये है। अरे सर हमसे क्या पूछ रहे हो, अबे ऋण आवेशित सोल होता है। इसको एक वैद्युत कण संचलन विधि आती है इस टाइप की, और इसमें इसको भरा जाता है यहाँ पे भर के, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, और जब करंट फ्लो होती है, अब जब करंट फ्लो हो रहा है तो सिंपल सी बात है, ये जो होता है ना ये धन आवेशित प्लेट की तरफ को जाता है। इसका मतलब समझ लिया जाता है कि यार जब ये धन आवेशित प्लेट की तरफ को जा रहा है तो इस पर ऋण आवेश होगा, है ना। इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन पे वैद्युत कण संचलन मेथड द्वारा आवेश का पता लगाया जा सकता है, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, कोलाइडी विलयन के अपक्षेपण को कहते हैं, अपक्षेपण को स्कंदन कहते हैं, कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है, ये कोगुलेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, किस आयन की स्कंदन क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। तो किस आयन की स्कंदन, हार्डी सुलजे का नियम आता है एक, तो हार्डी सुलजे का जो नियम होता है ना वो ये बताता है आपको कि जिस आयन की वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी वो उस आयन की जो स्कंदन शक्ति होगी ना वो उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे एल्युमिनियम 3+ पर टिक लगा दो, क्योंकि इसके पास 3+ हैं, तो ये दबादब जो है वो जल्दी किसी भी मतलब ऋण आवेशित आयन का स्कंदन कर देगा। 31 देखते हैं, किस रक्षी कोलाइड की रक्षण क्षमता सबसे अधिक होगी। तो विच प्रोटेक्टिव कोलाइड्स हैज़ द मैक्सिमम प्रोटेक्टिव पावर, तो मैक्सिमम प्रोटेक्टिव पावर वही रख सकता है जिसकी स्वर्ण संख्या कम होगी। कम स्वर्ण संख्या वाला जो हमारा कंपाउंड होगा उसकी रक्षण क्षमता ज़्यादा होती है। स्वर्ण संख्या जितनी कम होगी रक्षण क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप ए पे टिक लगा दो 0.005, अरे ना 0.005 स्वर्ण संख्या, ठीक है। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, निलंबन वास्तविक विलयन कोलाइडी विलयन में कणों के आकार क्या है। सबसे ज़्यादा कणों का आकार निलंबन में होता है, जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हो। वास्तविक विलयन को आप अपनी आंखों से क्या माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं देख सकते, और कोलाइडी कणों को भी आप माइक्रोस्कोप द्वारा देख सकते हो। इसका मतलब है निलंबन, कोलाइडी कण, फिर वास्तविक विलयन। दो कहाँ पे है, ये है, ये ए पे टिक लगा दो, बेझिझक यानी कि सस्पेंशन, कोलाइडियल एंड ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, स्वर्ण संख्या प्रदर्शित करती है। स्वर्ण संख्या जो प्रदर्शित करती है वो लक्ष्य कोलाइड की सामर्थ्य प्रदर्शित करती है, ठीक है। कभी स्वर्ण बिस्कुट में स्वर्ण की प्रतिशतता शो कर दो, गलत है ये सी पे टिक लगाओ। स्वर्ण संख्या मापती है द्रव स्नेही कोलाइड द्वारा द्रव विरोधी कोलाइड पर रक्षी, द्रव विरोधी कोलाइड द्वारा द्रव स्नेही कोलाइड पर रक्षी। तो आगे जो है हमें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। 34 का राइट ऑप्शन ढूंढ लो कौन सा है, ये पहले वाला है, क्योंकि ये द्रव स्नेही कोलाइड, रक्षी कोलाइड जो होता है ना वो द्रव स्नेही कोलाइड होता है। जब द्रव स्नेही कोलाइड की थोड़ी मात्रा द्रव विरोधी कोलाइड में डाल दी जाती है तो द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन रुक जाता है, ठीक है, समझ गए चीज़ को। तो ए पे टिक लगा दो, द्रव स्नेही कोलाइड द्वारा द्रव विरोधी कोलाइड पर रक्षी, ओके। रक्त बहाव FeCl3 से रोका जाता है क्योंकि
यह रक्त सेलों को बंद कर देता, खून दूसरी दिशा में बहने लगता, रक्त स्कंदित हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से इसका राइट ऑप्शन आप लोग समझ गए होंगे। और राइट ऑप्शन आपके माइंड में कौन सा आया? वो ये आया है, ये वाला आया, क्योंकि यही मिलता जुलता है मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी पे टिक लगा देना। कोलाइडी कणों द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित किया जाता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मत पढ़ो अगले ऑप्शन, जब पता है हमें तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, टाइम इज़ मनी। क्वेश्चन नंबर 37, स्वर्ण संख्या न्यूनतम है। जिलेटिन की स्वर्ण संख्या कितनी होती है? न्यूनतम होती है। स्टार्च की सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, बादल, धुंध, कोहरा तथा एरोसोल कोलाइडी विलयन। देखो बादल देखे हैं आपने? हैं? हाँ, बादल सबने देखे हैं। और धुआं देखा है आपने? हाँ देखा। कोहरा देखा है आपने? ये सब गैस की फॉर्म में होते हैं। होते नहीं होते? इनके अंदर छिपा हुआ क्या होता है? नमी, यानी कि पानी इनके अंदर छिपा होता है, यानी कि द्रव का गैस में मिश्रण होते हैं। ढूंढो कहाँ पर है द्रव का गैस में मिश्रण। द्रव का गैस में मिश्रण, डी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। द्रव का गैस में मिश्रण, ठीक है, समझ गए? यानी कि द्रव जो है वो परिचित प्रवस्था होती है और जो गैस होती है वो परिक्षेपण माध्यम होता है। यानी कि यहाँ पे विलायक को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है और जो चीज़ छिपने वाली होती है विलय, उसको परिचित प्रवस्था कहा जाता है। कुल मिला के बात ये है, बस यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। निम्न में से कौन कोलाइडी विलयन पर आवेश निरूपित करता है? कौन कोलाइडी विलयन पर? तो मैंने बता दिया आपको, धन कण संचलन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 40 है, कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहते हैं? हम ब्राउनी गति कहते हैं। सबसे पहले खोज किसने करी है? रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण टेढ़े मेढ़े और, ठीक है, अनियमित रूप से इधर उधर गति कर रहे हैं और उन्हीं को इन्होंने ब्राउनी गति कह दिया। अल्लाह हो गई खोज। पर इसकी व्याख्या पता है किसने करी है? बस ये कहानी देकर निकल पड़े, बोले लो भैया हमारा काम हो गया, हमने ब्राउनी गति की डेफिनेशन दे दी, अब आप इफेक्ट वगैरह समझते रहो। इसको समझाने के लिए, मैथमेटिकल रूप में समझाने के लिए सबसे बड़े साइंटिस्ट आइंस्टीन आते हैं और आइंस्टीन इस ब्राउनी गति की वो करते हैं व्याख्या। ये पढ़ेंगे फिजिक्स में, जिनके पास फिजिक्स है वो फिजिक्स में पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को सर्वप्रथम प्रेक्षित किया रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। चलिए, कोलाइडी कण पर आवेश की उपस्थिति का संकेत प्राप्त होता है। कोलाइडी कणों पर आवेश की उपस्थिति का संकेत प्राप्त होता है विद्युत कण संचलन से, जो मैंने आपको बताया था ऊपर अभी, यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस। ब्राउनी गति कोलाइडी विलयन का किस प्रकार का गुणधर्म है? तो व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज ब्राउनियन मोशन फॉर कोलाइडल सॉल्यूशन? या तो इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, कोलिगेटिव। तो ये जो होती है ना वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, नॉट ऑप्टिकल, नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। 43, चलिए, द नंबर ऑफ फेस इज एनी कोलाइडल सिस्टम इज 2। तो 2 होते हैं, ये ध्यान देना आप, कितने होते हैं? 2 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिसेल का, यानी कि एक परिचित प्रवस्था, एक परिक्षेपण माध्यम। मिसेल का एक उदाहरण है सोडियम स्टोरेट। क्या है ये? एन एग्जाम्पल ऑफ ए मिसेल इज सोडियम स्टोरेट, ठीक है, यही इसका एग्जाम्पल है। चलिए 45 देख लेते हैं। कोलाइडी कणों का कौन सा गुण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है? विसरण, पेप्टिकरण, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति। ठोक दो टिंडल इफेक्ट पे। टिंडल इफेक्ट इतना गदर मचा रखा है, ये एग्जाम पेपर में आएगा? अरे आएगा यार, पक्का आएगा। जब इतनी बार क्वेश्चन यहाँ पे आ गया तो एग्जाम पेपर में भी ये रखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन देखो, जल रागी कोलाइड का पृष्ठ तनाव होता हमेशा जल से कम, जल विरोधी का पृष्ठ तनाव जल से ज़्यादा होता। क्या बोला मैंने? जल रागी मतलब लायोफिलिक कोलाइडियल सॉल्यूशन का, या लायोफिलिक कोलाइड का जो पृष्ठ तनाव होता है वो जल से कम होता है। और लायोफोबिक, यानी कि लायोफोबिक जल विरोधी या आप द्रव विरोधी बोल सकते हो, ठीक है, का जो पृष्ठ तनाव होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, जल से। चलिए अगला क्वेश्चन, तो टिक लगा दो इस पर ही, तो यहाँ पे टिक लगा दो 46 में का ए पे, जल से कम। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, फेरिक क्लोराइड के फ्लूकुलेशन में निम्न में से कौन सबसे कम प्रभावी है? KBr, बस लगा दो। पोटेशियम ब्रोमाइड, क्योंकि यहाँ पर आयनों की संख्या सबसे कम पाई जाएगी। 48 देखते हैं, जब गैस के बुलबुले, बुलबुला रे बुलबुला मुझको, जब गैस के बुलबुले द्रव में परिक्षिप्त रहते हैं तो कोलाइडी तंत्र कहलाता है। जब गैस के बुलबुले द्रव में परिक्षिप्त रहते हैं तो कोलाइडी तंत्र कहलाता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हैं भाई, किसका नारा है ये? नेताओं ने नारे देने वाले का नाम ही चेंज कर दिया, समझ गए? जब गैस के बुलबुले द्रव में परिचित रहते हैं तो कोलाइडी तंत्र कहलाता है। व्हेन गैस बबल आर डिस्पर्सेड इन ए लिक्विड द कोलाइडियल सिस्टम इज कॉल्ड। तो देखो, फोम गैस कब मतलब फोम कब बनते हैं? उसके अंदर द्रव होता है, जब आप इस तरह से दबाते हो ना तो एयर के साथ मिलते हैं, तो एयर जब द्रव के साथ मिलती है तो फोम बनता है, समझ गए चीज़ को? तो 48 का जो राइट ऑप्शन होगा वो फोम है, यहाँ पे फोम लगा दो, ठीक है, झाग जैसा बोला जाता है।
49 देखते हैं, किसी हाइड्रोफिलिक कोलाइड की स्वर्ण संख्या जितनी कम होगी उतनी ही अधिक उसकी अभिरक्षण शक्ति होगी। ठीक है, यानी कि लोअर जितनी कम होगी उसकी रक्षण क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। स्वर्ण संख्या जितनी कम रखोगे रक्षण क्षमता उतनी ज़्यादा होगी, ये ध्यान देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 ब्राउनी गति है कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति। ए पे टिक लगा दो बेझिझक। अरे यार यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह कोई है दुनिया के अंदर। जेल में परिचित प्रवस्था होती है, जेल जो होता है जेल में परिचित प्रवस्था होती है। जो द्रव होती है ना वो परिचित प्रवस्था होती है, और जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो ठोस होता है। जैसे आपने कभी पनीर खाया होगा, अगर ना भी खाया है तो देखा जरूर होगा, है ना। तो पनीर में बाहर से तुम्हें ठोस लगेगा लेकिन उसके अंदर थोड़े ना लिक्विड टाइप के कण छिपे हुए होते हैं, मतलब पानी छिपा हुआ होता है, और इसी वजह से उसको बोला जाता है जेल। ऐसे ही मक्खन देखा होगा आपने, ठीक है, बाहर से ठोस है लेकिन हल्का जो है अंदर से लिक्विड पदार्थ उसके अंदर पाया जाता है। ये सब जो होते हैं ना जेल के एग्जाम्पल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, दांत तो मानते होगे, दांत और ट्यूब, ट्यूब तो देखिए, वो कौन सा होता है जल्दी बताओ, वो क्या है? अरे वो कौन सा कोलाइडियल सॉल्यूशन है? निम्नलिखित में से कौन सा आयन एक धनात्मक सोल के स्कंदन हेतु सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा? धनात्मक सोल का स्कंदन ऋणात्मक आयन करेंगे और ऋणात्मक सोल का स्कंदन धनात्मक आयन करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर द कोगुलेशन ऑफ ए पॉजिटिव सोल? जिस पे सबसे ज़्यादा चार्ज है, तो ए पे टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। ओ भैया ए ऐसी ये बात, ए पे टिक लगा दो, N3- आयन। चलिए 53 देखते हैं, जेल का उदाहरण है पनीर। अरे भैया पनीर नाम सुनते ही मुंह में पानी आया था किसी किसी के, तो जिनका फेवरेट है। निम्न में से कौन जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है? स्टार्च। आटे को घोल दो, एक कोलाइडियल सॉल्यूशन बन के तैयार। आटा सब लोगों ने गूंदा होगा, लड़कियों ने भी गूंदा होगा, लड़के भी गूंदते होंगे। सी पे आप टिक लगा दो। ना गूंदोगे तो बेटे जब कहीं पढ़ने जाओगे, काम करने जाओगे तो गूंदना तो पड़ेगा ही, लाइफ में गूंदना तो पड़ेगा ही आटा, अभी ना तो फिर शादी के बाद। चलिए 55 देखते हैं, साबुन द्वारा सफाई का कारण है। साबुन द्वारा सफाई का कारण है पाइसी कारक गुण। ठीक है, ओके। 56, निम्न में से द्रव विरोधी कोलाइड है। द्रव विरोधी कोलाइड है ये वाला आर्सेनिक सल्फाइड विलयन जो है ना वो द्रव विरोधी कोलाइड होता है, बाकी सब द्रव रागी क्लोराइड है, मतलब द्रव स्नेही कोलाइड है। 57, टिंडल प्रभाव को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? कि टिंडल प्रभाव को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? जल्दी से बता दो। टिंडल प्रभाव को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? स्टार्च विलयन। टिंडल प्रभाव को स्टार्च द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, मतलब स्टार्च सॉल्यूशन जो होता है ना वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। कुल मिलाकर बात ये है। 58 देखते हैं, वफर एक कोलाइडी विलयन है द्रव का ठोस में, ये ध्यान देना। अब बिकॉज देखो ऐसा होता है कि बफर सॉल्यूशन जो होते हैं ना वो एक लवण और एक बीक या तो एसिड होगा या बीक बेस होगा, उससे मिलकर बनते हैं। तो द्रव का ठोस में जो विलयन बनता है ना वही हमारा क्या होता है? बफर विलयन होता है। तो बफर एक कोलाइडी विलयन है किसका? द्रव ठोस का। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लें। अरे देख लो सर, देख लो, जैसा मर्जी है वैसा कर लो, आप अपनी मर्जी चलाओ। दूध में पाइशीकारक है कैसीन जो होता है ना वो दूध में पाइशीकारक होता है। दूध में पाइशीकारक कौन होता है? कैसीन, हमेशा याद कर लो ठीक से। दूध में पाइशीकारक कौन होता है? कैसीन। 60 देखते हैं, निम्न में कौन अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करता है? निम्न में कौन अर्धपारगम्य झिल्ली का? फिनोल परत भी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, कैल्शियम फास्फेट भी, और हेक्सासाइनोफेरेट यानी कि कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट 4 सेकेंड। ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं? ये सब के सभी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, निम्न में से कौन से कण अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल जाते हैं? विलय के कण, ये वाले विलय कण निकल जाते हैं, लेकिन विलायक के अणुओं को क्या करता है? ये रोक देता है। यही क्वालिटी होती है अर्धपारगम्य झिल्ली की। कोलाइडी कणों का आकार होता है, गोल भी हो सकता है, छड़ भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है, और सभी टाइप का होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ो, log x/m तथा log p के बीच निम्न ग्राफ में ग्राफ का ढाल होगा। इन द फ्लोइंग ग्राफ बिटवीन log x/m एंड log p द सोल्व ऑफ द ग्राफ विल बी। तो ग्राफ होगा 1/2 की पावर n, a/b, b/a 1/n²। ग्राफ देख लें, a आ गया आ गया आ गया। तो स्लोप जो होगा ना थीटा इक्वल टू वो b/a होगा। ठीक है, b/a ढूंढ लो ऊपर वाले ऑप्शन में कहाँ पर है। ए ये हैगा, ए ये b/a यानी कि a अपॉन, हाँ ये सी नंबर पे टिक लगाओ, b/a होगा, ये सी पे टिक लगाओ, v/a इज़ अ राइट ऑप्शन।
ठीक है, V/A इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, सी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है। फ्रेंडलिक अधिशोषण प्रमेय आइसोथर्म में 1/n का मान होता है 0 से 1 के बीच में। तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ए पे टिक लगा दो, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, 65 देखते हैं। अधिशोषण प्रमेय में ग्राफ निम्नलिखित निर्मित किया जाता है। स्थिर आयतन पर अधिशोषण की मात्रा समतापी है तो स्थिर ताप पर ही होगा। स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा x/m तथा गैस के दाब के बीच। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बी पे आप टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 66 देख लो। निम्न में कौन सी गैस सक्रिय चारकोल द्वारा अधिकतम मात्रा में अधिशोषित होती है? विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज इज एडजोर्बेड इन मैक्सिमम अमाउंट बाई एक्टिवेटेड चारकोल? कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना है? हाँ, भरपूर मात्रा में पाई जाती है। 67 देखते हैं। जब अधिशोष्य पदार्थ दुर्बल वंडरवाल बलों द्वारा अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होता है तब वह क्या कहलाता है? तब वह कहलाता है भौतिक अधिशोषण। ठीक है, दुर्बल वंडरवाल बल जहाँ भी आते हैं समझ लो वो कौन सा बल है, वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है वहाँ पे, वंडरवाल फोर्स काम करता है वहाँ। ठीक है, यानी कि ए पे टिक लगा दो, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। 68 देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लैंगम्यूर अधिशोषण प्रमेय समीकरण है। लैंगम्यूर अधिशोषण प्रमेय समीकरण है। लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन इज। बी पे टिक लगा दो, x/m इक्वल टू A/P, यानी कि A × P। ठीक है, ये लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन इक्वेशन है हमारी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फ्रेंडलिक ओके। चलिए, फ्रेंडलिक अधिशोषण प्रमेय के अनुसार सही ग्राफ कौन सा है? वो है तुम्हारे पास, सी पे आप टिक लगाओ, log x/m log p के बीच में एक यानी कि मूल बिंदु से ऊपर से एक लाइन निकलती है। ठीक है, यहाँ पे सी पे टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। ठोसों की सतह पर गैस का अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। इसका कारण है इसकी जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा क्या होती है? घटती है, याद कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70। निम्न में फ्रेंडलिक अधिशोषण प्रमेय है। x/m के p की पावर 1/n ढूंढ लो। x/m के p की पावर 1/n। चलिए 71 देखते हैं। निम्न में से अधिशोषण का उदाहरण है। निम्न में से अधिशोषण का उदाहरण है। तो यार निम्न में से अधिशोषण का उदाहरण कौन सा होगा? भाई क्या लग रहा है आपको? निम्न में से अधिशोषण का उदाहरण कौन सा होगा भैया? तो यार निम्नलिखित में से जल वाष्प के संपर्क में सिलिका जेल का अवशोषण, रंग रोगन दीवारों पर रंगाई, ये तो सभी हैं यार, सभी पे टिक लगा दो। रंग रोगन मतलब दीवार एक चिपकाने वाला होगा दूसरा चिपकने वाला होगा। जैसे कपड़े पर धूल लग गई, ऐसी दीवार पर आपने पेंट कर दिया, आपने दीवार पर लिख दिया। ठीक है, कुछ भी, ये सब क्या है? अधिशोषण का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, 72 सिलिका जेल देखा है आपने? अबे सिलिका जेल नहीं देखा? कभी आप न्यू बैग खरीद के लेकर आओगे, कोई भी सामान खरीद के लेकर आओगे तो उसमें एक पुड़िया मिलती है, नमी सब जाती है वो पुड़िया, वही क्या होती है? सिलिका जेल होता है। सबने देख रखा है यार। तुम्हें मैं बस क्या समझाऊं तुम्हें। 72 देखते हैं। फ्रेंडलिक अधिशोषण प्रमेय के अनुसार गैस का अधिशोषण अकॉर्डिंग टू द फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एडजॉर्बेशन ऑफ गैस। दाब बढ़ाने पर बढ़ता है, दाब घटाने पर बढ़ता है और दाब बढ़ाने पर घटता है और दाब पर निर्भर नहीं करता। इनके फ्रेंडलिक अधिशोषण प्रमेय के अनुसार गैस का अधिशोषण जो होता है x/n log 10p घात के अनुसार। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है 72 का, वो क्या लग रहा है आपको? 72 का राइट ऑप्शन जल्दी बताओ बेटा, फटाफट तेज। वो दाब बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, दाब बढ़ाने पर क्या होता है? 3 कंडीशन आती हैं यार इसकी। चलो एक कंडीशन कोई दिक्कत नहीं है, दाब बढ़ाने पर क्या होता है? हमेशा बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। आकार चयन उत्प्रेरक अभिक्रिया निर्भर करती है। आकार चयन उत्प्रेरक अभिक्रिया निर्भर सब पे डिपेंड करती है, जितने भी हैं ये सब पे डिपेंड करती है। डी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 क्रिटिकल मिसेज सांद्रता पर पृष्ठ सक्रियण अणु एट क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल्स। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। विघटित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं या पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। यह पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। सी पे आप टिक लगा दो, संगुणित हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी पे टिक लगाओ, संगुणित हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 निम्न में से कौन भौतिक अधिशोषण का लक्षण नहीं है? ये वंडरवाल बलों के कारण होता, हाँ बात सही है। ये प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता। अच्छा, उच्च दाब पर अधिशोषण की सतह पर बहु अणुक परत बनती है, अधिशोषण की एंथैल्पी उच्च होती है। तो का लग रहा है ये लास्ट वाला जो है ना, यही मेरे ख्याल से गलत लग रहा है। अधिशोषण की एंथैल्पी उच्च होती है, इसकी कम होती है भौतिक अधिशोषण की, लगभग 20 किलो जूल होती है, और जो 20 से 30 या 20 से 40 के आसपास में होती है। और जो रासायनिक वाला होता है उसकी यानी कि
40 से 280 या 240 के बीच में होती है एनर्जी जो होती है, तो बस यही गलत है इसका, ठीक है। 76 देखते हैं, अधिशोषण सदैव ऊष्माक्षेपी होता है, इसे कोई रोक नहीं सकता, एक्सोथर्मिक होता है ये हमेशा। 77 देखते हैं, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें अधिशोषित होती हैं। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें अधिशोषित होती हैं। एक परत जो होती है वो अधिशोषित होती है, ठीक है। ए पे आप टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 फ्रेंडलिक अधिशोषण प्रमेय निम्न रूप में प्रदर्शित की जाती है। log x/m log k + 1/log p। यहाँ पे आप बी पे टिक लगा दो बेझिझक इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 सक्रिय चारकोल एक अच्छा उत्प्रेरक होता है क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल इज ए गुड कैटेलाइज्ड बिकॉज इसकी अधिशोषण क्षमता उच्च होती है। हाँ मेरे ख्याल से यही लग रहा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अभिक्रिया अधिशोषण सिद्धांत के आधार पर समझाई जाती है। अधिशोषण सिद्धांत के आधार पर बिस्मांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि अधिशोषण सिद्धांत पर क्या होती है, आधारित होती है। ये सबको पता होगा, ए पे टिक लगा दो बेझिझक, ठीक है। समांगी जो होते हैं ना उत्प्रेरण, उनकी क्रियाविधि मध्यवर्ती सिद्धांत पर आधारित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। अधिशोषण का वीईटी सिद्धांत कब दिया गया था। सन 1938 में दिया गया था, ठीक है, 1938। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, यही से समय है नहीं। अधिशोषण का बीईटी सिद्धांत निम्न में से संबंधित है। अधिशोषण का बीईटी सिद्धांत निम्न से संबंधित है। यार बीईटी सिद्धांत निम्न से संबंधित है तो वो है मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन से, ठीक है, ओके। 83 देखते हैं। वीईटी सिद्धांत निम्न की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है। वीईटी सिद्धांत निम्न की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता। वो देखो, चाहे वो अधिशोष्य हो, चाहे वो अधिशोषण का पृष्ठ क्षेत्रफल हो, या ए और बी दोनों हो, या फिर अधिशोषण तथा उत्प्रेरक का पृष्ठ क्षेत्रफल। यार ये तो बड़ा क्वेश्चन घुमा दिया इसने, ये तो बड़ा क्वेश्चन घुमा दिया। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो तो ये वाला होना चाहिए। अब डीपेटी लगा दो, अधिशोषक तथा उत्प्रेरक का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट एंड कैटेलाइज्ड, यही राइट ऑप्शन है इसका। 84 देखते हैं। प्रवर रासायनिक बलों के कारण होने वाला अधिशोषण कहलाता है रासायनिक अधिशोषण। ए पे टिक लगा दो बेझिझक, ठीक है, ओके। 85 भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोसों की सतह पर बंधे रहते हैं वंडर वाल फोर्स द्वारा। कहाँ पर है वंडर वाल फोर्स, ढूंढो। ए जेरया वंडर वाल फोर्स इज द राइट ऑप्शन। अधिशोषण प्रक्रिया है, जल्दी बताओ बेटा। अधिशोषण प्रक्रिया में क्या क्या होता है। एंथैल्पी व एंट्रोपी दोनों ही घटती हैं, इसी वजह से तो ये ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों घटती हैं। एग्जाम पेपर में पूछा जा सकता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द शोषण का अर्थ संबंधित होता है, वही अपने अवशोषण से और अधिशोषण दोनों से संबंधित होता है। ए और बी पे दोनों पे टिक लगा दो। चलिए 88 देखते हैं। ठोस पर गैस के अधिशोषण के लिए x/m तथा p के बीच खींचा गया आरेख सीधी रेखा प्राप्त होता है जिसकी ढाल होती है 1/n। ए पे आप टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। यही तो होती है ढाल इसकी, है भाई, यही होती है ढाल। अरे यार भैया, हाँ यार यही होती हैं इसकी ढाल। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 वीईटी का अर्थ है, वीईटी स्टैंड फॉर वर्नर इमेट एंड टेलर, इज द राइट ऑप्शन। ए पे टिक लगा दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 फ्रेंडलिक समीकरण अति निम्न सांद्रता पर लैंगम्यूल प्रमेय से समानता प्रदर्शित करता है जब फ्रेंडलिक इक्वेशन रिजम्पल्स लैंगम्यूल आइसोथर्म एट वेरी लो कंसेंट्रेशन व्हेन, जब n का मान 1 होगा, n का मान 0 होगा, या n का मान 1 से ज़्यादा होगा, या n बराबर 2 होगा। तो राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ जब n का मान कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। 91 देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधिशोषक नहीं है। मध्यवर्ती जटिल बनाकर, सक्रियण ऊर्जा बढ़ाकर, सक्रियण ऊर्जा घटाकर, इन सभी के द्वारा निम्न में कौन सा अधिशोषक नहीं है। ये क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, हाँ यार तभी तो कह रहा हूँ, ये से हटाओ इसको। हाँ ये क्वेश्चन जो 91, ये पूरा क्वेश्चन है हमारा 91। एक उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया का वेग किस प्रकार बढ़ाता है, ये सही है। तो ये सभी यानी कि मध्यवर्ती यौगिक बना देता है, सक्रियण ऊर्जा ये बढ़ा देता है, सक्रियण ऊर्जा घटा देता है, इन सभी के द्वारा। तो क्या लग रहा है आपको, 91 का राइट ऑप्शन है भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है। इसका राइट ऑप्शन ढूंढो जरा कौन सा होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 92 पे। वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता घटाता है, वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता घटाता है वो उत्प्रेरक विष कहलाता है। सी पे आप टिक लगा दो, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 93 है, हेवर विधि द्वारा N2 व H2 क्रिया से NH3 के निर्माण में उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, और वो होता है हेवर विधि में जो होता है ना उसमें लोहा यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये Fe पे टिक लगा दो आप। ओके, पदार्थ जो कि रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है कहलाता है, पदार्थ जो कि रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है कहलाता है उत्प्रेरक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक रहता है, मात्रा व संगठन दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। ये ध्यान देना, मात्रा परिवर्तित परंतु संगठन अपरिवर्तित, मात्रा व संगठन दोनों परिवर्तित, मात्रा अपरिवर्तित परंतु संगठन परिवर्तित। बी पे टिक लगाओ, मात्रा व संगठन दोनों अपरिवर्तित रहते हैं, बस रंग रूप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब यार इतनी आग में 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे से बाहर निकालोगे तो उसका रंग रूप तो बदल जाएगा, लेकिन रासायनिक गुण और मात्रा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, निम्न में कौन सा विषमांगी उत्प्रेरक अभिक्रिया का उदाहरण है? हेवर विधि, कोयले का जलना, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण, ओस्टवार्ड विधि। निम्न में कौन सा विषमांगी उत्प्रेरक? तो हेवर विधि का नाम सुना है आपने एज अ राइट ऑप्शन, क्योंकि इसमें जो उत्प्रेरक होता है ना वो होता है सॉलिड, और जो N2 और H2 होती हैं वो गैसें होती हैं। तो इसका मतलब है ये विषमांगी तंत्र हो गया हमारा, है ना। VET का समीकरण में P0 है, VET के समीकरण में P0 है, तो राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो। बेझिझक आगे पढ़ो मत, डी नंबर, गैस के अणुओं का संतत बाजदाब। ठीक है, बस यही क्वेश्चन मैंने आज इस लेक्चर में लिए हैं। काफ़ी क्वेश्चन ले लिए यार आज, तो अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के पढ़े हुए आएँ, कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो बिना पढ़ा आ जाए। ठीक है, 20, 50, 60, 80 क्वेश्चन मैं करवा देता इस लेक्चर के, लेकिन मुझे लगा कि यार 10 से 12 क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम पेपर में इस यूनिट के आते हैं तो वो यहीं से मिलने वाले हैं, इसलिए मैंने 100 क्वेश्चन के आसपास आज क्वेश्चन लिए हैं, और आपको भी यही क्वेश्चन बड़े अच्छे से बड़े प्यार के साथ में आपको कवर कर लेना है। और जब एग्जाम पेपर देने बैठोगे ना तो देख लेना सारे के सारे क्वेश्चन इस यूनिट के आपको एग्जाम पेपर में मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।